वल्लाह ये मुल्क मुल्क खुदादाद रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। आप देख रहे हैं BU टीवी का स्पेशल प्रोग्राम जो यौम तकबीर के हवाले से है। आज इस मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे मुबश्शिर मीर साहब। मुबश्शिर मीर साहब के तारुफ़ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस हवाले से हमारे से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके, और मैंने यहाँ की फैसिलिटीज़ भी देख के कि कितने अच्छे तरीके से आप लोग इसको कंडक्ट कर रहे हैं, और माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी पूरी यूनिवर्सिटी को, आपके तमाम असातिज़ा को और आप सब तालिब इल्मों को कि आप इतने अच्छे तरीके से एक चैनल को चला रहे हैं। इट्स वंडर। बहुत शुक्रिया आपका। मुबश्शिर साहब, आज का जो हमारा प्रोग्राम है 28 मई की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल यौम तकबीर की मुनासबत से रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप ये बताइएगा कि क्या अहमियत है इस दिन की, और साथ ही साथ वो कौन से नुकात जिन पर हमारी शायद नज़र नहीं है, उन पहलुओं पर रोशनी डालें इस दिन के हवाले से। इसमें ये है कि सबसे पहले तो देखें, हर जो रियासत होती है उसका दिफा भी उतना ही अहम होता है जितना उसका वो रकबा अहम होता है, जितने उसके लोग अहम होते हैं। उसको प्रोटेक्ट करना जो है वो भी एक बड़ी अहमियत का हामिल होता है। और इस वक्त आप देखिए दुनिया में मुख्तलिफ रियासतें हैं, 200 से ज़्यादा रियासतें हैं, ठीक है। और ये भी एक हकीकत है कि दुनिया के जो ताकतवर मुल्क हैं या जो अपनी ताकत पे बड़ा गुरूर करते हैं, वो अपने से कमज़ोर मुल्क जिसको समझते हैं उस पे कब्जा करने की कोशिश भी करते हैं। हमारे सामने है, पूरी तारीख है इंसानों की कि जिसमें वसाइल पे कब्जा करने के लिए इंसानों को गुलाम बनाया जाता है। तो आप देखें कि ये एक हकीकत है कि ये हिंदुस्तान जो था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान, इस पे भी आके अंग्रेज काबज हुए थे, ठीक है। वो भी यहाँ के वसाइल के लिए आए थे, लेकिन उस गुलामी से जिस वक्त हमने निजात पाई और 2 मुल्क वजूद में आए, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना। लेकिन यह है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा हमसाया मुल्क, जिसके साथ हमारे जो अकाबरीन थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके रुफ़का, तो वो एक ऐसा नजरिया रखते थे कि हम एक अच्छे हमसायों की तरह, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पॉसिबल नहीं। भारत जो है वो उसका साइज बड़ा था, उसने पहले ही कोशिश शुरू कर दी कि पाकिस्तान को पहले ही तोड़ने के ऊपर काम शुरू कर दिया। और आप देखें पाकिस्तान के क़याम के 25 साल के बाद, तकरीबन 25 साल के बाद, और साजिशें करते करते यहाँ तक पहुँचे कि उन्होंने पाकिस्तान का एक हिस्सा अलहदा करने में बड़ा किरदार अदा किया। और उसका इतराफ़ देखो कितना खुले आम उन्होंने किया। अभी जो उनके प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उन्होंने इतराफ़ किया था कि हम हैं जो पाकिस्तान को तोड़ने वाले, यानी स्कूल डागा में ये शामिल बिल्कुल, मगर उस साजिश में वो शामिल, सही, वो जो साजिश हुई हमारे उस पोर्शन के अंदर, वो जो हमारा एक जिसे हम अपना बाजू भी कहते हैं, अपना जिस्म का हिस्सा कहते रहे, उसे मशरकी पाकिस्तान, ये मगरबी पाकिस्तान, 2 सूबे थे। उन्होंने उस सूबे को जुदा करने के लिए पूरी साजिश की, एक वहाँ के लोगों को ऐसे ट्रैप किया, फिर वहाँ पे फंडिंग की। फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने वो हिस्सा अलहदा करने में उन्होंने जंग भी छेड़ी, फौजें दाखिल की, और अगर वो अलहदा हो गया, और जिसका हमें हमेशा जिंदगी भर अफसोस रहेगा, वो बांग्लादेश बन गया, हमने उसको तस्लीम भी कर लिया, लेकिन ये हमें हमेशा जो है वो एक पिंच करती रहेगी बात कि वो हमारे भाई थे, हम इकट्ठे थे, हम हमारे बाजुओं को हमसे जुदा कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 3 साल के अंदर 1974 में भारत ने एटमी धमाका भी कर दिया। और वो एक इस तरह का था कि जो इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ गया। यानी कि एक तरफ वो हमारा दुश्मन जिसने हमारा एक हिस्सा जो है अलहदा करने में किरदार अदा किया, ऊपर से वो एक एटमी ताकत बन गया। और एटम की ताकत हम देख चुके थे दूसरी जंग अज़ीम में, जब जापान पे 2 बम गए। तो लिहाजा जो उस वक्त की हमारी सियासी और फौजी क़यादत थी, उन्होंने सोचा कि हमें अपने दिफा को मजबूत बनाना। तो रियासत के दिफा को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान ने भी अपना एटमी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया, और उसकी भी बहुत मुखालफत शुरू हो गई। बेइंतहा दुनिया ने हमारे साथ जो है वो बहुत से ज़्यादा जो है हमारे साथ जो है मसाइल किए, बिल्कुल। लेकिन यह है कि क्या हुआ कि पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की क़यादत ने, पाकिस्तान के हर फर्द ने, आप समझ लें कि पेट पे पत्थर बांधने वाली जो बात है ना, बिल्कुल आज से हम याद करते हैं कि भाई किस तरह पूरी कौम ने कुर्बानी दी है उस एटमी प्रोग्राम को चलाने के लिए। पाकिस्तान को सैंक्शंस का सामना, पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीके से करने का हर चीज़ होती रही थ्रू आउट। अब इसमें जो है ना क्रेडिट मेरा ख्याल है हर उस शख्स को जाना चाहिए जो जिस लेवल पे था, जो बनाने में था,
जो उसको ऑर्गेनाइज करने में बिल्कुल था, ऐसे ही। और अवाम को भी क्रेडिट जाता है जिन्होंने उस कुर्बानी में अपना हिस्सा डाला। बिल्कुल क्योंकि आप देखें कि जो क्राइसिस 70s के एंड पे आया, जो 80s में आए, वो उसको झीला तो ओवरऑल पूरी कौम ने बिल्कुल, झीला ना। अवाम ने तो बर्दाश्त लिहाजा किया इस पे हमें पूरी कौम को ये चीज जो है दिल को एक उसमें वुसअत रखनी चाहिए कि जो बंदा जो शख्स जो है इस कौम का जितना उसने जो है ना अपना कंट्रीब्यूट किया है, सारी कौम इस पे मुबारकबाद की चाहे वो सियासी हो, मिलिट्री क़यादत हो, चाहे वो अवाम मिलकर। अवाम जब कौम की हम बात करते हैं उसमें सब आते हैं, बिल्कुल, उसमें क़यादत का सिर्फ नहीं रहता, उसमें अवाम ज्यादा आप समझ ले आती है, क्योंकि जो बिल्कुल एंड पे जो है वो तो अवाम ही है ना। बिल्कुल, और जो क़यादत है वो अवाम में से ही निकलती है। तो फाइनली हमने एक तरह से सलाहियत हासिल कर ली जिसका दुनिया को बहुत ज्यादा जो है वो शक था। तो हमने ये तराफ रखा कि हम ये सलाहियतें जो हासिल कर रहे हैं ये अपने बेहतर मफादात के लिए हासिल कर। बिल्कुल, ये लेकिन फिर एक वाकया होता है कि भारत में 90s में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है और उसके मंशूर में ये बात थी इलेक्शन में कि हम अपना एक धमाका और करेंगे। तो उन्होंने सेकंड धमाका किया, अपने 25 साल के बाद एक और धमाका किया, और उस धमाके के बाद वो 98 में किया। तो वो जब धमाका हुआ तो फिर पाकिस्तान सलाहियत तो हासिल कर चुका था, तो पाकिस्तान के ऊपर एक इंटरनल प्रेशर, पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर आया। वो अवाम का प्रेशर क्या था? वो अवाम का प्रेशर ये था कि हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, हम पाकिस्तान के दिफा को मजबूत देखना चाहते हैं, हम अपनी रियासत को ताकतवर देखना चाहते हैं। अवाम चाहती कि साबित करें आप, साबित इस तरह कि भाई एक दुश्मन जो है वो ललकार रहा है, वो कह रहा है कि अगर इसके पास ये सलाहियत नहीं है तो हम इसको सबक सिखाएंगे। और धमकियां भी भारत उन दिनों में बहुत दे रहा था, और उसके हर वजीर जो है वो बयानात दे रहे थे। और मई 1998 में ऑलमोस्ट माहौल ऐसा बन गया था कि पाकिस्तान की पूरी कौम जो थी वो समझ लें कि वो चाहती थी कि हम इसका इजहार करें, यानी कि अवाम की उमंगें जो थी वो इस सलाहियत को अनाउंस करने की तरफ थी। ठीक है, तो फाइनली जो आपने बात मुझसे कर रहे थे चागी के पहाड़ों का, तो चागी के पहाड़ जो हैं उसके लिए मुंतखब हुए, और शायद पहले से उसका इंतजाम ज़हन में था हमारे साइंटिस्ट के कि अगर हमें इसका जो है वो बाकायदा टेस्ट करना पड़ेगा तो हमें कौन सी जगह पाकिस्तान में है। फिर आप देखें कि उसको जो है पहले उस चीज़ों को संभाल के रखना, जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसके तहत हमारी ये जितनी भी चीज़ें हैं जो एटॉमिक वेपन में भी यूज हो सकती हैं, उनको उनकी हिफाजत भी महफूज तरीके से संभाला गया। फिर वहाँ पे जो है वो साइंटिस्ट ने अपना पूरा किरदार अदा करते हुए फिर सिक्योरिटी के इंतजाम, सब कुछ ऐसा हुआ, और दुनिया ने हमें रोकने की भी कोशिश की कि आप ना करें। हत्ता कि ये भी कहा जाता है तारीख के पहलू में कि 7 से ज़ायद कॉलें आई खाली अमेरिकी सदर की उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को। ज़ाहिर है वो आप देखें कि वो अमेरिका जो है वो दुनिया की एक पावर है, वो उनका ख्याल था कि हमें ये सलाहियत नहीं लेनी चाहिए, भारत के मुकाबले में हमें इस तरह रहना चाहिए। और दुनिया के बहुत से मुल्क ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के मुकाबले में अपने आप को जो है वो लो प्रोफाइल पे रखे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का एक ऐसा मुतालबा जोर पकड़ गया कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ही थे, उन्होंने उनको, और जो सियासी क़यादत हो या अस्करी क़यादत हो, उनको ये डिसीजन लेना ही पड़ा कि भाई यकीनन हमें इसका इजहार करना चाहिए। और फिर 28 मई का दिन जो था उसके लिए मुंतखब हुआ, और उसमें पाकिस्तान ने जो टेस्ट किए उसके बारे में जो रिपोर्ट्स आई कि वो भारत के टेस्ट से ज़्यादा बेहतर थे, ज़्यादा एक्यूरेट थे, ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी बेहतरी थी। तो लेकिन एक चीज़ हुई कि पाकिस्तान के जो उस वक्त मुझे भी याद आता है कि हम नए नए जर्नलिज्म में थे, तो उसमें यह कि दुनिया भर से जो पैगामात थे, खास तौर पे जो मुस्लिम वर्ल्ड से पैगामात थे, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त थे। बिल्कुल, जो हमारे हमसाया मुल्क का हो गया, अरब कंट्रीज हो गए, ईरान हो गया, टर्की हो गया, इन सारे मुल्कों ने और दुनिया में मुसलमानों ने ये समझा शायद ये हमारी हिफाजत के लिए, या हमारा ही एक ऐसा भाई है जिसने इतनी बड़ी सलाहियत हासिल की है, लिहाजा इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और कहते हैं कि फ़लस्तीन में भी जश्न मनाया गया जब पाकिस्तान ने बहुत सी जगहों की जो अभी भी रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं कि किस तरह मुस्लिम वर्ल्ड ने खास तौर पर उसे अप्रिशिएट किया। मैं समझता हूँ इसलिए भी किया कि मुसलमान बहुत ज़्यादा पिसे हुए थे। बिल्कुल, और मुसलमानों की जो दिफाई सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही है, और इसी वजह से शायद जो है वो उन्होंने समझा कि पाकिस्तान ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि जिसमें
पाकिस्तान एक दुनिया का मजबूत मुल्कों के तौर पर जाना उभर के जाएगा। सामने आएगा। तो लिहाजा ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा अचीवमेंट था जो पाकिस्तान की कौम ने इतने सालों की मेहनत के बाद, अपनी कुर्बानियों के बाद जो है वो हासिल किया, और उसमें पाकिस्तानी साइंटिस्टों ने जो किरदार अदा किया है बेहतरीन दुनिया अलग किरदार है। में कोई ये नहीं कि हमारे लिए फेवरेबल हालात नहीं थे कि हमें जी हर चीज़ आराम से मिल रही है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो गोया हमने एक चीज़ साबित की कि अगर हम ठान लें कि हमने कोई चीज़ जो है वो तैयार करनी है, कुछ हासिल करना है, कोई टारगेट, तो हमारे अंदर सलाहियत है कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हम उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। ये बिल्कुल तो अभी हमने ज़हनी तौर पर तैयार थे कि हमने एटॉमिक पावर बनना है, और उसके लिए हमने कुर्बानियां भी दी, हमने स्ट्रगल भी की, हमने मुश्किलात भी देखी, और हमने वो आखिर हमने वो चीज़ अचीव कर ली। अच्छा, हम एक जुमला अक्सर सुनते हैं कि इन एटमी धमाकों ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। तो ये जो अल्फाज है, ये लफ्ज़ है नाकाबिल तस्खीर, इसको अगर आप खोलें और आप समझा सकेंगे कि क्या असल में मतलब क्या है? देखिए, इसमें एक सिंपल बात है कि दुनिया में एटमी हथियार जो है, जो एटम बम है, वो जापान के ऊपर 2 यूज़ हुए हैं आज तक, और वो अमेरिका ने किए। बिल्कुल। और उसमें ये था कि जो दूसरी जंग अजीम चल रही थी उसमें कोई फाइनली जो ख़त्म होती है वो उस बम के बाद ख़त्म होती है। उसके बाद जापान जो है वो घुटने टेक देता है, वो मजीद के बाद हो सकता है शायद वो नहीं रहता कि भाई वो तीसरा बम भी गिरेगा तो हमारा तीसरा शहर तबाह हो जाएगा। तो 2 शहर उनके टोटल तबाह हो गए थे। उन्होंने पूरी मेहनत के बाद दोबारा से उनको डेवलप किया। तो लिहाजा दुनिया में ये एक तासुर कायम हो गया उस वक़्त कि ये वो वेपन है जिसके बाद कोई कौम जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो लिहाजा अगरचे उसके बाद भी केमिकल वेपन भी जो हैं वो भी आपके मौजूद है, बायोलॉजिकल भी है, वो भी हैं, और उसके भी बड़े बड़े नुकसान आते हैं। लेकिन एटॉमिक का जो है वो इतना बड़ा डिजास्टर होता है कि शायद उसका कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। तो इसलिए ये कहा गया कि भाई अगर पाकिस्तान ने और अमेरिका के वो वेपन के इस्तेमाल के बाद दुनिया के कई मुल्कों ने ये सलाहियत हासिल की। यानी तकरीबन आज से 100 साल कबल जो इस्तेमाल किए गए वो इतने खतरनाक थे। हाँ, तकरीबन 100 नहीं हुए, 80 साल हो गए। लेकिन ये कि अब उससे भी ज्यादा मौलिक है। लेकिन एक चीज हुआ कि बहुत से मुल्कों में ये रेस लग गई कि हमें भी ये हथियार चाहिए, ताकि हम भी अपने आप को इस लेवल पे करें कि अल्टीमेट वेपन हमारे पास होना चाहिए कि जो कुछ नहीं हो रहा तो फिर हम उसका इस्तेमाल करें। तो पाकिस्तान ने भी, जब पाकिस्तान ने उससे पहले तो कोई इस रेस में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जब भारत ने इसमें जो है ना वो किया तो फिर पाकिस्तान इसकी तरफ गया और अपने आप को सेव करने के लिए। तो नाकाबिले तस्खीर का मतलब है कि अब हमारे ऊपर अल्टीमेट वेपन को यूज करने की सोचेगा भी तो उसे ये जरूर ज़हन में होगा कि हम भी उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो लिहाजा ये एक समझ ले डेटरेंस है, इसे कहते हैं कि मसलन हमारी ताकत को देखते हुए हमारी तरफ वो जो मैली आंख है वो नहीं आएगी, वो जो हाथ हैं, जो साजिशी हाथ हैं वो नहीं आएंगे। हाँ, वो और जराए से हमारे खिलाफ जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली वो, लेकिन जो अटैक की बात है, जो अटैक की बात है उससे वो गुरेज करेंगे। लेकिन उस वक्त जब ये एटमी धमाके किए गए तो एक बड़ा आलमी दबाव भी था पाकिस्तान पर, और चलें आलमी को छोड़कर जो पाकिस्तान के अंदर मुआशरतदान थे वो भी खतरे की घंटी बजा रहे थे कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, क्राइसिस आ जाएंगी, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, और रोक रहे थे वज़ीर आज़म को, आर्मी चीफ को खतूत जा रहे थे उनके। क्या उसके बाद वाकई ऐसा कुछ आपने देखा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस रखते हैं? हाँ। तो आपने, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें एक चीज़ है कि देखें, हमारी एक होती है कौम की तैयारी। अच्छा, हम एक ऐसी कौम है जो आखिरी ओवर में लड़ती है। बिल्कुल ऐसे हम शुरू में हम बड़े रिलैक्स होते हैं कि मतलब हमने एटमी हमने एटमी प्रोग्राम शुरू किया हुआ था, हमने उसके लिए मुश्किलात जो हैं वो झेली हुई थी, हमें ये भी था कि किसी वक्त हम इसको जो है वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर हमें ये भी पता था कि भारत में जो बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है उसने अपने एजेंडे में रखा हुआ था कि भाई हम बरसे इक़्तिदार आगे धमाका करेंगे। तो फिर भी हम जो है वो इस मामले में रिलैक्स ही चले आ रहे थे कि हमने वो तैयारी नहीं की थी। अच्छा, जब करेंगे तो देखा जाएगा, जब करें, ये हमारा जो एटीट्यूड है ये मेरा ख्याल ज्यादा अच्छा नहीं है, इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोगों को चौंका देता है। लेकिन इसके लिए नहीं, कौमों की जो स्ट्रगल होती है या उनका जो एजेंडा होता है, जो उनकी तैयारी होती है, वो दहाइयों पे मुहित होती है। दुरुस्त बात है। तो और ये कहना कि अच्छा जब ये काम होगा तो देखा जाएगा, जब ये, जैसे अभी हमने FATF के साथ हुआ है
तो हमने डे टू डे फाइट की है, हमने पहले इसकी तैयारी उस तरह नहीं की हुई थी। लेकिन हाँ, तो इसी तरह मैं जो आखिरी ओवर वाली लड़ाई कह रहा हूँ ना, वो इसीलिए तो लेकिन ये है कि होनी चाहिए थी। और आइंदा के लिए हमें इससे सबक सीखना चाहिए अभी भी, यानी कि ज़ाहिर है हमारी एक लंबी जो है ना हमारी कौम की जिंदगी आगे हमारे मुल्क में चलना है, तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो अब कर्जे हैं अगर हमारे ऊपर, तो उसको हमने कैसे उतारना है, हमने इतनी बड़ी कौम को तैयार कैसे करना है, हमने ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो उस वक्त यही था कि भाई जब होगा तो देखा जाए, तो हो गया। अब हो गया तो फिर सैंक्शन भी लगी, बहुत सी चीजें हुई, लेकिन पाकिस्तानियों ने कर्ज भी दिया, अपनी कौम अपने कर्ज उतारो मुल्क समारोह में भी पैसा दिया लोगों ने, फिर उसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा दिया, फिर हमारे दोस्त मुल्कों ने भी हमारी इमदाद की, सपोर्ट की कि आप, और हमने भी कहा कि हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ ट्रेड करें। हमारे पास जो है वो आप समझ लें फ्रूट भी है, सब्जी भी है, गंदम भी है, चावल भी है, गन्ना भी है, तो वो भी है, फिर लाइव स्टॉक भी है हमारे पास, फिर हमारे पास जो है वो ये चीजों की कमी उस तरह नहीं होती जिस तरह दुनिया के बहुत से मुल्कों में कमी होती है। हम सर्वाइव कर सकते हैं ये, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रेंथ है हमारी जो हमें रेमिटेंस देती है। अभी हमारे बहुत सी चीजें हैं जो एक्सप्लोर नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इन चीजों को मद्देनजर रखें तो फिर हम ज्यादा अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम जो कि ये जो इस पूरे दिमागों के हीरो हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब उनका जिक्र हम करने जा रहे हैं, तो ये बात कहना अगर मैं जुमला कहूँ उसमें मुबालगा तो यकीनन नहीं होगा कि वो रीड कैडी की तरह हैं, रीड कैडी के मानंद हैं इस पूरे एटमी धमाकों में। आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो शख्सियत है उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। अच्छा, इसमें ये है कि देखें एक हर जो भी प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें उसका कोई ना कोई जो है वो एक मास्टरमाइंड होता है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसमें उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग होते हैं। ये बात दुरुस्त है कि देखें वैसे तो पाकिस्तान का एटॉमिक कमीशन जो है वो तो बहुत पहले से बना हुआ था और उसमें बहुत से लोग काम करते हैं। और 72 में हमने यहाँ पे बिजली घर कराची के मज़ाफ़ात में, आपने कभी विजिट करेंगे तो कनाडा के तावन से हमने एक छोटा सा पावर हाउस एटॉमिक का लगाया है और अभी भी चल रहा है। अच्छा। जो हॉक्स बे पे, और अब उसके साथ तो चाइना के तावन से हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हमने 72 में कमीशन किया था। तो गोया हम एटॉमिक की तरफ तो गए हुए थे, लेकिन यह है कि प्रोसेसिंग का जो जिसकी तरफ हम जाना चाह रहे थे उससे हमें रोकने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ एग्रीमेंट भी किया था, लेकिन उसको जो है वो रुकवा दिया गया। वर्ल्ड पावर्स जो थी उसमें जो है वो आड़े आई, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम इस तरफ जाएंगे और हम ये बनाएंगे और हम भारत को इसका जवाब देंगे। और वो उन्होंने उस पे ऊपर काम शुरू किया। फिर डॉक्टर कदीर जो हैं वो इन होते हैं हमारे इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे थे, वो जो है उस टीम का हिस्सा बनते हैं। फिर कितने लोग इस टीम का हिस्सा बनते हैं, फिर फाइनेंस के लोग भी आते हैं इसमें। गुलाम इसहाक साहब का बड़ा रोल है, वो उन्होंने बड़ा फाइनेंस के मामलात उन्होंने देखे। तो इस तरह करके करते फिर और साइंटिस्ट पैदा हुए, समर मुबारक खान जैसे लोग जो हैं वो आगे बढ़े, तो कितनी और बड़ी टीम तैयार हुई। वो टीम शायद आज हम अपने गुफ्तगू में उस टीम का तो लेकिन आगे चलते जाएं तो वो फाइनली ज़ाहिर है ये एक लंबा प्रोसेस है। अब इसमें बहुत सी जो है वो चीज़ें हैं कि 80s में पाकिस्तान जो है वो सलाहियत हासिल कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने ज़रूरत महसूस नहीं की कि उसको जो है वो एक्सप्लोर कर दे, सबके सामने जो है उसका इज़हार कर दे। लेकिन फाइनली जब ज़रूरत पड़ी, जिसका हमने जिक्र किया, तो वो फिर जब वाक़या आया तो फिर उस वक्त आप देखें कि जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनको उस वक्त का क्रेडिट जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो लिहाजा, और उसके बाद आज कितने साल गुजर गए हैं और उस चीज को आपने संभाल के रखा हुआ है, तो अभी जो लोग हैं उनको उस चीज का क्रेडिट जाएगा कि इस चीज की सलाहियत का दिफा करते हुए, इस सलाहियत को बचा के रखते हुए और इस डेटरेंस को साथ लेके चलते हुए, इस डेटरेंस पे कम्प्रोमाइज ना करने का क्रेडिट वो भी मेरा ख्याल है मिलना चाहिए। तो लिहाजा ये हर एक का अपना रोल है। जो रियासत के जो लोग हैं, अवाम भी है और उसमें जो जिम्मेदारान भी हैं, सबका अपना अपना रोल। बिल्कुल। और इसी तरह डॉक्टर कदीर साहब का भी एक रोल है जो कि कुलीदी है, उनके नाम से ये चीज हुई थी। उन्होंने तो अपना काम करके उसके बाद और प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू कर दिया था, जैसे उन्होंने हेल्थ पे भी काम किया, उन्होंने एजुकेशन पे भी काम, खासकर ये एटॉमिक का उन्होंने बहुत से लोग तैयार किए। तो लिहाजा वो तो उन्होंने तो जिंदगी अपनी वक्फ कर दी थी पाकिस्तान के लिए, और इसीलिए वो मोहसिन पाकिस्तान भी कहलाए। मोहसिन पाकिस्तान है। और दूसरा ये कि आप देखें कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई प्रॉपर्टीज
उनकी नहीं है। बिल्कुल, इतना सेक्रीफाइस किया उन्होंने, इस चीज़ का भी क्रेडिट जाता है उनको। बिल्कुल सही बात है। ये कितने बड़े मनसब पे वो फाइज थे। हम जो कि आपने भी कुछ देर कबल आपने एक बात कही कि अब तक पाकिस्तान ने अपनी एटॉमिक इस एनर्जी को, इस पावर को संभाल के रखा है। हालिया कुछ तकरीबन महीनों पहले एक अमेरिकी सदर ने जो बयान दिया इस हवाले से, कहा कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक पावर है वो महफूज हाथों में नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहना देखें, ये तो दुनिया में हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है, जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे इस चीज़ को जो है वो नहीं चाहते कि हमारे पास रहना चाहिए, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है अगर वो इस तरह की बातें करते हैं। यार दुनिया के एक वो भी अहम कंट्रीज है, अगरचे वो प्रोपेगेंडा है या जो भी है, या हमें कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन ये है कि हमें एज ए कौम क्या करना चाहिए, हमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। हाँ, ये आम बात है। हमारी बनती है कि हम अपने मुल्क के अंदर जो है वो ऐसा माहौल क्रिएट करें, खास तौर पे जो दहशतगर्दी का मामला है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह हम दहशतगर्दों के जो नेटवर्क्स बनते हैं या जो कहीं ना कहीं हमारे सामने आते हैं, वो हमारी फोर्सेस को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे उन्होंने कितने पाकिस्तान में धमाके किए, उसको ब्रेक करना और उसको तोड़ते रहना, उसको ख़त्म करना फाइनली, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जिम्मेदारी है और अवाम उनका साथ भी देती है इस मामले में। तो जब उसकी वजह है कि अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उस चीज़ को वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि देखिए वहाँ पे धमाका इस्लामाबाद के करीब हुआ है या फलाने कंटोनमेंट के करीब हुआ है, तो लिहाजा पाकिस्तान की जो है वो सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो दहशतगर्दों की जद में आ सकते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाना चाहिए और दहशतगर्दी को ख़त्म करना हमारा टारगेट होना चाहिए, ताकि कोई इस तरह की चीज़ करने की किसी के पास जवाज़ ही ना हो। जवाज़ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ लोग पहाड़ों पे छुपे हैं, फ़लाँ लोग शहरों में छुपे हैं, फ़लाँ लोग बस्तियों में हैं, तो वो कार्रवाई कर सकते हैं, या उनके पास ये वेपन है, फ़लाँ चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत से बाज़ दफ़ा जो है अलर्ट जारी होते हैं, और वो अलर्ट जो हैं वो हमें भी देख के जो है वो तशवीश होती है कि भाई क्या हम ऐसा क्या चीज़ है जो हमारी कमज़ोरी है और हम कह रहे हैं कि नहीं फलां जो है वो काम यहाँ नहीं हो सकता। अभी आप देखें कुछ अर्सा पहले यहाँ पे हमारी स्पोर्ट्स रोक गई थी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रोक 10 साल तक नहीं होकर जाए। तो हमारे पास तो इतना बड़ा सेटअप है हमारी सिक्योरिटी का, हमारे इतना बड़ा नेटवर्क है सिक्योरिटी का, हमें तो बड़ी जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, लेकिन उस पर भी हमने बहुत टाइम लिया हमने। तो अब भी मेरा ख्याल है हमारे कई मैचेस जो हैं वो यूएई में होते हैं। ये हमारे लिए बड़ी एक शर्मनाक बात है, शर्मनाक तकलीफदेह बात है कि हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पूरी तरह पाकिस्तान में ला नहीं पा रहे। इसलिए शर्मनाक कि हमारे पास वो इंटरनेशनल मयार के ग्राउंड भी मौजूद हैं। नहीं, ग्राउंड भी हैं, लेकिन बात वो सिर्फ सिक्योरिटी की करते हैं। अगर आप मुझे बताएं कि अगर कोई आता है पाकिस्तान में तो उनकी जो टीम आती है उससे पहले उनकी सिक्योरिटी टीम आती है। भाई हम अगर इंग्लैंड खेलने जाएं तो हमारी सिक्योरिटी टीम जाती है वहां पे चेक करने के लिए। तो हमारे लिए तो ये चैलेंज है। बिल्कुल, हमें इस चीज को देखना चाहिए कि एक जो है ना दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान में आने से, जो भी उनकी स्पोर्ट्स की टीम हो, कोई एंटरटेनमेंट की टीम हो, कोई कल्चरल टीम हो, उनको ये फियर ना हो, या उनकी कोई पॉलिटिकल क़यादत हो, उन्हें ये फियर ना हो कि हम पाकिस्तान में आएंगे तो हमारे लिए क्या। तो ये चीज़ अगर हम इंश्योर कर दें और पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को इस लेवल पे ले जाएं, तो मेरा ख्याल है कि किसी को ज़रूरत नहीं होगी कि वो इस तरह की बात करें। बिल्कुल ऐसा ही है, चूँकि हम प्रोग्राम के भी इख्तितामी हिस्से की जानिब बढ़ रहे हैं। दिल तो बहुत है कि इस प्रोग्राम को जारी रखें, बड़ी मज़ेदार बातें चल रही हैं, लेकिन चूँकि इख्तिताम तो होगा। जी बिल्कुल। तो जाते जाते अगर आप एक पैगाम देना चाहें आवाम को भी और तमाम तर जो लोग आपको सुन पा रहे हैं इस वक्त, कि इस दिन के मुनासबत से अगर आप कोई देखें, इस दिन की मुनासबत से यही है कि ख़ास तौर पे जो एक यकजहती उस वक्त नज़र आई थी पाकिस्तानी कौम में, और पाकिस्तानी कौम बड़ी ब्लेस्ड है, उसे बड़े मौके मिलते हैं जब वो उनको यकजहती दिखाने का उन्होंने मुजाहरा किया है। बिल्कुल, हम एक मैच जीत के भी हम यकजहती दिखा देते हैं, हम धमाका करके भी यकजहती दिखा देते हैं। ठीक है, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें जो है हमारे अंदर एक सलाहियत है, पूरी कौम में है, हमें उस सलाहियत को खामोश नहीं रहने देना चाहिए, उस सलाहियत का इजहार करते रहना चाहिए। उसके बहुत से तरीके हैं कि हम चैलेंज लें। हम जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी 75 साल जो है वो पूरे किए,
लेकिन इन 75 साल पूरे करने पे पूरी कौम ने कोई एक ऐसी चीज नहीं की कि जो दुनिया को हम दिखाएं कि हमने ये काम किया अपने 75 साल पूरे होने पे। हमारी किसी गवर्नमेंट ने ये टास्क नहीं बनाया कि हम एक ऐसा रोड बनाएंगे जो पूरी कौम अपने पैसों से बनाएगी, उसमें कोई कर्जा नहीं होगा और ये यादगार होगा कि हमने 75 साल पूरे किए, उसकी याद में हमने ये चीज बनाई। लॉन्च किया था हमने एक नोट तो लॉन्च किया हमने 75 के नोट लॉन्च किया, जिसको बड़े दिनों के बाद, कई महीनों के बाद ये कहा गया कि अब ये यूज हो सकता है, और उसको कहना पड़ा, दुकानदार ले नहीं रहा था। तो क्या है कि हमें कोई ऐसी चीजें लानी चाहिए, अपने टारगेट्स बनाने चाहिए। कौमें जो हैं वो अपने टारगेट्स जो हैं वो सेट करती है कि अगर हमारा जो है कि हम अपनी एक लेवल पे पहुंच रहे हैं तो हमें इसके लिए कौन सा एक साइन ऐसा दुनिया के सामने लाएं कि दुनिया को पता चले कि हम मौजूद हैं। हम एक ब्रिज ही बना देते हैं ऐसी जगह पे कि जो हम बताते हैं कि ये हमने अपने 75 सालों की याद में बनाया, और इसके लिए हमने किसी को वर्ल्ड बैंक से कोई लोन नहीं लिया, ये पाकिस्तानियों ने अपनी जेब से कंट्रीब्यूट किया। तो मेरा ख्याल है ये हैं वो चैलेंजेस जो सियासी क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे चैलेंजेस जो हैं वो कौम के लिए लाए सामने। बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं है कि हम नगमे उसके लिए रिलीज कर दें, वो एक पहलू है, लेकिन कोई एक चीज जो है ना वो काफी नहीं है। तो मेरा ख्याल है इन चीजों की तरफ सोचना चाहिए जिससे कौम के अंदर जो यकजहती है वो बढ़े और वो जो यौम तकबीर वाला जो एक स्पिरिट है वो बरकरार रहे। बिल्कुल ये तो आपने आज का ही हमारा खुसूसी प्रोग्राम देखा, बहुत मज़ेदार गुफ्तगू की। इस हवाले से बहुत सारे तारीख़ के उन पहलुओं पर भी नज़र डाली गई जिनसे शायद बहुत सारे लोग बेखबर थे। लेकिन जाते जाते मेरी तरफ से आप सबको ये पैगाम रहेगा कि अगर 90s की दहाई में सियासी, अस्करी और तमाम बशमूल कौम के अगर यकजा होकर कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे सकती हैं तो वो आज भी दे सकती हैं। तो आपने जो सियासी वाबस्तगियाँ हैं इनको एक साइड पर रखते हुए हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम लोग पाकिस्तान की बका के लिए, यकजहती के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।